बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मशहूर टॉपिक है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और उसके साथ है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रैपिंग ऑफ हीट IR radiations of longer wavelength on the surface of Earth by greenhouse gas like CO2 and water vapor in the atmosphere is known as greenhouse effect। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हीट सन से आती है, सूरज से आती है, तो आप जानते हैं कि ओजोन लेयर से गुजरने के बाद वो लाइट जो होती है वो ज़मीन पर आकर ज़मीन से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस जाने की कोशिश करती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, क्या मतलब, हीट को हम बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इनकी एनर्जी जो होती है वो आमतौर पर बहुत लो होती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं इनकी एनर्जी आमतौर पर बहुत हाई होती है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली होती हैं ये गुजरने में नाकाम हो जाती हैं। क्यों नाकाम हो जाती हैं? कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के वेपर्स जो होते हैं ये बेसिकली एक लेयर बनाते हैं, एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बनाते हैं, जो कि उसको गुजरने नहीं देते उन रेडिएशंस को, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द ट्रैपिंग ऑफ हीट on the surface of Earth by greenhouse gas like CO2 and water vapors in the atmosphere is known as greenhouse effect। अब CO2 और वेपर जो होते हैं ये इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करते हैं, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस को तो गुजरने देते हैं, लेकिन जो जिनकी एनर्जी लो होती है, लॉन्गर वेवलेंथ वाले, उनको ये नहीं गुजरने देते। उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 आल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपने देख लिया कि CO2 गैस की वजह से, जो कि इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करती है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को नहीं गुजरने देती, तो उसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने को हम बोलते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल से मुराद ज़मीन, अर्थ, और उसके गर्म होने को हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज विच इज़ कॉमनली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं वार्मिंग ऑफ ग्लोब या अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब इंक्रीज कंसंट्रेशन, अभी होगा क्या कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा? आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, विच अल्टीमेटली इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विच काज फ्लड्स। तो जाहिर है जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो दरियाओं के अंदर पानी ज़्यादा आएगा, तूफ़ानी आएगी, जिसकी वजह से सैलाब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है, लॉन्ग टर्म समर, गर्मियाँ बहुत अरसे तक रहती हैं, इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर, और ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपस में क्या है? इंटर रिलेट करते हैं, और ये आज का हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।